Hello students, this is R.P. वर्मा। आप सबका स्वागत है मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020 की। आप सभी स्टूडेंट्स जो LLB पास कर चुके हैं और जिन्होंने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देने की तैयारी में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है, सर ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इस सेशन में ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन की। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। MGSU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इन नोटिफिकेशंस में आपको एग्जामिनेशंस की रिपोर्ट तो मिलती ही रहेगी, साथ के साथ बीइंग ए टीचर मैं धीरे धीरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। 30+ वीडियोस अभी तक मैं पोस्ट कर चुका हूँ और बाकी लोगों की तरह कोई 5 या 10 मिनट की कोई पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। मेरे एक ही लेक्चर में एक पूरा टॉपिक मैं कोशिश करता हूँ कवर करने की। अब ये आप लोगों का पेशेंस है कि आप उसे पूरा देखते हैं या नहीं देखते। अगर आपको लगता है कि मेरी पोस्ट का आपको फ़ायदा है तो आप ज़रूर उसे देखना पसंद करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन की। तो ये जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है 2020 का एग्ज़ाम अभी 16 अगस्त 2020 यानी कि 16 अगस्त 2020 को प्रस्तावित है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 16 अगस्त को एग्ज़ाम होगा ही होगा। फाइनल डिसीजन जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रहता है कि वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाएंगे। और जैसा टाइम चल रहा है तो हो भी सकता है कि एग्ज़ाम कुछ और आगे चला जाए, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 16 अगस्त को हमारा बार का एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि ये एग्ज़ाम दे कौन सकता है। जिस बच्चे ने LLB कंप्लीट कर ली है, उसका रिजल्ट आ चुका है, वो पास हो चुका है, वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो दो शर्तें हैं बच्चों इसकी। एक तो ये कि आपकी LLB कंप्लीट हो गई हो, दूसरा ये कि आपने स्पेसिफिक स्टेट बार काउंसिल में ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। क्यों? क्योंकि जब आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर जो ज़रूरी 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक तो ये कि आपका जो एनरोलमेंट लेटर है, आपके स्टेट बार काउंसिल आपको एक एनरोलमेंट लेटर देगी, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी फॉर्म में। इसी तरह से जो ID प्रूफ एज एन एडवोकेट, आपका जो ID प्रूफ आपकी स्टेट बार काउंसिल आपको दे रही है, ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है, कई बार हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये एग्ज़ाम ज़रूरी है। तो जो बच्चे 2009-10 के सेशन से पहले के पास आउट हैं, मान लीजिए कि किसी ने 2009-10 के सेशन से पहले LLB कर ली थी, अब उसका मन है कि मैं
प्रैक्टिस करो, तो उसके लिए इस एग्ज़ाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देना चाहे तो अच्छी बात है, फॉर्म फिल करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2010 में LLB कंप्लीट की है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने 2010 में या इसके बाद में LLB कंप्लीट की है तो आपको ये एग्ज़ाम देना है, नहीं तो इस एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपने LLB तो कर ली लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, आप कोर्ट नहीं जाना चाहते, आप अपना ही कोई काम करना चाहते हैं, तो भी इस एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट तभी है जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, 12 जून 2010 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 थे, उनमें एक अमेंडमेंट किया। इसका जो पार्ट 6 है, चैप्टर 3, उसमें एक अमेंडमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग अगर अब, यानी अब का मतलब 2010 या इसके बाद के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर LLB करते हैं तो प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब उनका ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई ये कह दे कि यार ये तो एग्जाम जरूरी तो है नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम जरूरी है, इसके बिना आप एक एनरोल्ड एडवोकेट नहीं माने जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो बच्चों, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल 19-20 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 19 सब्जेक्ट सीरियल वाइज दे रखे हैं इन्होंने, और उन क्वेश्चंस के किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे ये तक सिलेबस में बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 40। ये मत सोचिएगा कि हमें कोई मेरिट में आना है, हमें ये एग्जाम क्लियर करना है। अब दूसरी बात ये कि इस एग्जाम की जरूरत क्यों है। तो कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि सर जब हमने LLB कर लिए तो अब इस एग्जाम का क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, 2 चीजें हैं। एक तो आप लोग जो फी पे करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंड्स में जाती है, तो जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं, फ्यूचर एडवोकेट्स हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं उन्हीं के काम आता है। और दूसरी बात, आप लोगों ने मेहनत की है, नो डाउट, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दूर दराज के इलाकों में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जिनसे बच्चे पास आउट होते हैं, राम जाने कैसे होते हैं। ये मालिक को पता है कि वो बच्चे पढ़ के पास हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं। अब वो बच्चे जब कोर्ट्स में पहुंच जाएं तो आप बताइएगा किसको जस्टिस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस डाउट को क्लियर करने के लिए कि क्या हर बच्चे को जिसने LLB किए उसको इनिशियल नॉलेज है लो की, ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप ये देखिएगा, कोई हार्ड फास्ट आपका एग्जाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा एग्जाम यहाँ पे नहीं। बस जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके सब्जेक्ट का, उसी पे ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब अप्लाई हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आया, कितने सेक्शंस हैं, मतलब आप समझिएगा कि जो इनिशियल स्टेज होती है किसी भी सब्जेक्ट की, उसी के रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि साहब क्वेश्चंस कितना का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, तो इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com पे आप जाएं,
उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। उन प्रीवियस ईयर्स के 2-3 पेपर्स को आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब एक और जरूरी बात, ये एग्जाम आपका ओपन बुक एग्जाम है। अब आप समझिएगा ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या है। भी मेरा एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, ये ऑफलाइन एग्जाम है बच्चों, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इसको ऑनलाइन करवा सकती है, लेकिन अभी तक ये ऑफलाइन एग्जाम है। इसका मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर होगा, एक OMR शीट होगी, 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको आंसर्स देख के OMR शीट के अंदर आपको सर्कल डार्क करना है, बस। अब इसके अंदर ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या है? ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि आपके पास आपके नोट्स हैं जो आपने घर पे तैयार किए हैं, आप उसको एग्जामिनेशन हॉल तक ले जा सकते हैं। आप अपने BA-Recs ले जा सकते हैं, मतलब जो स्टडी मटेरियल आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट है वो आप ले जा सकते हैं। जनरली क्या होता है, एग्जाम के अंदर अगर कोई छोटा सा कागज भी मिल गया तो चीटिंग का केस बन जाएगा ना। नहीं, ये ओपन बुक एग्जाम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 100 के 100 पास हो गए, तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप समझ लीजिएगा ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मोबाइल या लैपटॉप भी ले जाए, क्वेश्चन देखा, गूगल में डाला और आंसर दे दिया। नो, जो पर्पस है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो ये है कि आपको लॉ की इनिशियल नॉलेज होनी चाहिए। और वो इस इनिशियल नॉलेज का पता कैसे लगेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि फैक्ट यानी कि तथ्य को परिभाषित किया गया है। द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट इज गिवन। ऑप्शन में आ गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इंडियन पेनल कोड एक्ट। अब भाई आपने पढ़ा हुआ है कि फैक्ट की डेफिनेशन कहाँ है, तो ही तो आप देखोगे ना। अब अगर मान लीजिए कि फैक्ट की डेफिनेशन का सेक्शन आपसे पूछ लिया हो, अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको पता है भी फैक्ट तो लॉ ऑफ एविडेंस में डिफाइन है, तो वो एविडेंस का पेयर एक्ट उठाएगा और उसमें से देख लेगा कि साहब ये सेक्शन है और ये आंसर दे दिया। अब जिसने मेहनत नहीं की हुई, जिसको पता ही नहीं है कि फैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पे है, वो IPC उठाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाएगा। लो जी, इतने में उसका तो घंटा चला गया, बेटा अब अगली बार दे एग्जाम। तो आप ये समझिएगा बच्चों कि आपको 40 मार्क्स लेने हैं, तो आप 50 to 55 मार्क्स का पेपर हर हाल में अटेम्प्ट करके आए। आप यूं समझ लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चंस में से 55 क्वेश्चन ही करने हैं, और वो गलत नहीं होने चाहिए किसी हालत में। और बाकी अगर बच गया टाइम तो कर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए हर हाल में ये एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि जो जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं तो उनकी फीस आप देखिएगा 3560 रुपीज। या तो आप SBI के चालान से SBI बैंक में आप जमा करवाएं या फिर आप ऑनलाइन पे करें। और जो आपके SC ST के बच्चे हैं उनके लिए भी 2660 रुपए, 2660 रुपए SC ST के लिए है, और जनरल के लिए 3560 रुपए फीस है। तो फीस भी कम नहीं है। तो इसका मतलब आपको हर हाल में फर्स्ट अटेम्प्ट को ही लास्ट मान के ये एग्जाम क्लियर करना है। मैंने आपको बेसिक सी बात बता दी कि यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी इनिशियल नॉलेज चेक करना चाहता है। क्वेश्चन आ गया, डिग्री हैज बीन डिफाइंड, डिग्री को परिभाषित किया गया है, कौन से सेक्शन में किया गया है, कोई चिंता नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिग्री की डेफिनेशन है किसमें। ओपन बुक एग्जाम है, इसका मतलब स्टडी मटेरियल आप साथ लेके गए हैं। अब आपको पता है डिग्री को जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड CPC के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो आपने CPC का पेयर एक्ट उठाया, सेक्शन 2(2) के अंदर डेफिनेशन दी, लो जी आपने आंसर दे दिया। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता कि डिग्री की डेफिनेशन कौन सी है, तो भैया कभी कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, कभी CRPC उठा लो, कभी नेगोशिएबल उठा लो, आंसर तो मिलना नहीं।
तो ये आप छोटी सी बात समझ लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्ट्स में, किस सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा, मैं आपको बताऊं, हमारे पास टोटल 19 सब्जेक्ट्स जो है वो सीरियल वाइज है। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। आईपीसी में से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 8 ही होंगे बच्चों, 7 या 9 नहीं होंगे। सीआरपीसी में से 10 क्वेश्चन होंगे, सीपीसी में से 10 क्वेश्चन होंगे, एविडेंस में से 8 क्वेश्चन होंगे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लस आर्बिट्रेशन, कोई भी आर्बिट्रेशन की किताब उठाएंगे तो एडीआर साथ में दिया होता है, उसमें से अपने को सिर्फ 4 क्वेश्चन मिलेंगे। फैमिली लॉ यानी कि हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों है इसके अंदर, इसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल 4 क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 क्वेश्चन है। प्रोफेशनल एथिक्स 4 क्वेश्चन है। कंपनी लॉ में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन मिलेंगे। साइबर लॉ में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। टोट एंड मोटर व्हीकल एक्ट में से मिला के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। टैक्सेशन के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, पैसिव रिलीफ एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बहुत काफी वाइड पार्ट है आपके, इनको मिला के आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस आपके डिवाइडेड हैं। अब मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दी। आप ये मान के चलिएगा कि आपको कम से कम 55 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, आपको कम से कम। अब उसमें से 5-10 ऊपर नीचे हो गए तो भी आपके 40 क्वेश्चंस अगर सही हैं तो आपका ये पेपर क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सारा जो है वो अपन स्टडी मटेरियल लेके जाएं क्या? तो बस में तो फिर यही रखा होगा, आपकी गाड़ी में तो यही होगा, आपके बैठने की जगह कहाँ होगी? तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिएगा। आप जैसे आपका पीआईएल है, ठीक है, पीआईएल को आप पढ़ के जाएं। पीआईएल के इनिशियल है, पीआईएल का मतलब क्या है, पीआईएल कैसे फाइल होती है, कौन से आर्टिकल्स में है, रिट्स क्या है, इनिशियल लेवल है, पढ़ के जाइए। इसका स्टडी मटेरियल साथ ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, कोई इसका बेयर एक्ट तो है नहीं। तो जिन चीजों के बेयर एक्ट्स हैं आपके, आप सिर्फ वो साथ लेके जाइए। तो अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट ले जाऊं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस का बेयर एक्ट ले जाऊं, कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट ले जाऊं, और फैमिली लॉ जो है स्पेशली आपका हिंदू मैरिज एक्ट, इसका बेयर एक्ट ले जाऊं। इतने अगर मैं बेयर एक्ट लेके जाता हूं, लो जी मेरे पास 50 नंबर का, कम से कम 50 नंबर का मेरा स्टडी मटेरियल मेरे पास तैयार है। तो एक तो ज्यादा वजन नहीं है, दूसरा मेरे को ज्यादा लालच नहीं करना, भाई मेरे पास सब्जेक्ट्स है, मेरे को इतना पता लग जाए कि साहब ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट्स में से मैंने उठा लिया, बस। अब हम तैयारी कैसे करें? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपने एलएलबी में पहले मेहनत की हुई है फिर तो भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत आपकी अब काम आएगी। लेकिन आपको लगता है कि सर चलो कैसे कैसे एलएलबी तो होगी, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, सेकंड अटेम्प्ट नहीं देना चाहते, तो सुन लीजिए ध्यान से, अपना बेयर एक्ट उठा लीजिए। चलिए आपने सीपीसी का बेयर एक्ट उठा लिया, अब उसको अगर सारे को पढ़ना है, क्यों भाई जुडिशरी क्लियर करनी है क्या? आप बेयर एक्ट उठाइएगा, उसका इंडेक्स अच्छे से पढ़िएगा, नथिंग एल्स। बेयर एक्ट उठाना है, उसका इंडेक्स अच्छे से पढ़ना है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, भाई ये यहां पे दिया हुआ है। आप आईपीसी का बेयर एक्ट उठाइए, आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट उठाइए, आप एविडेंस का बेयर उठाइए, उनका इंडेक्स, सेक्शंस के जो टाइटल्स हैं वो पढ़ के जाइए, ताकि वहां पे जैसे ही आपको पता लगे कि यार ये तो, जैसे मान लीजिए उन्होंने लॉ ऑफ एस्टॉपल पूछ लिया, अब आपको पता है कि लॉ ऑफ एस्टॉपल जो है वो इतना ही पता है ना आपको एविडेंस एक्ट में, चलो मान लो आप वहां जाके सेक्शन भूल गए, पर इतना तो पता है ना कि एविडेंस एक्ट में अगर ये भी नहीं पता तो आप सीपीसी में ढूंढोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट में ढूंढोगे, फिर ढूंढते रह जाओ बेटा, अगली बार फिर फीस भरो, फिर आप जाओ और एग्जाम दो।
और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार भी क्लियर हो जाएगा। तो कम से कम आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है, तो जो बेयर एक्ट से कवर हो रहे हैं वो बेयर एक्ट्स आप लेके जाएं। अगर आपने कोई हैंड राइटिंग नोट्स बना रखे हैं, जैसे कई बार कुछ बच्चे ट्रिक्स बना लेते हैं, अगर आपने इस तरह की कोई ट्रिक्स बना रखी हैं तो वो भी आपके काम आ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके 19-20 सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे ही आप जो है वो वहां तक ले जाएं, तो इससे आपका टाइम भी खराब होगा और ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। हमें हर हाल में एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की allindiabareexamination.com पे आप जाएं और वहां पे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए हुए आप वो देखें। और उसके बाद में जो मैंने आपको तरीका बताया है कि बेयर एक्ट्स उठा लें, सारे पढ़ने की, इस एग्जाम के लिए सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके टाइटल्स को आप अच्छे से पढ़ लें। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट इस सब्जेक्ट का है, बस यही चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ मैं, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आरपी वर्मा, मेरा फ़ोन नंबर 9785180929। फेसबुक पे आईडी भी आपको आरपी वर्मा श्री गंगानगर आप लिखेंगे तो मिल जाएगी। आप मैसेंजर में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस एग्ज़ाम में जो भी आपकी हेल्प कर पाऊँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो डर गया वो मर गया। इस एग्ज़ाम भी कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं है बच्चों, उसके लिए तो हमें ज़मीन आसमान एक करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में भी अगर आप फेल हो जाते हो तो भैया फिर आपने एलएलबी की ही नहीं, फिर तो यूँ ही किसी ने आपके हाथ में मार्कशीट पकड़ा दी है। तो कोशिश कीजिएगा दूसरा अटेम्प्ट आपको ना देना पड़े। ओके, बेस्ट ऑफ लक।